subscribe Vardhaman Classes channel and then press the bell icon for latest update. शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप सभी को पता है कोविड-19 की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। 6 जून रहेगी और टाइमिंग रहेगा 3 PM से 4 PM, यानी शाम को 3 बजे से 4 बजे के बीच में ये टेस्ट होगा। और टाइमिंग सभी को पता है 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं जितने भी लॉकडाउन अभी तक लगे हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स, जैसे भी कौन कौन सा लॉकडाउन कब लगा था। तो सबसे पहले जैसे ही कोरोना का पहला केस डिटेक्ट हुआ था केरल के अंदर, तो उसी समय से लॉकडाउन लगा दिया गया था। पहला लॉकडाउन 1.0 बोला गया था उसको, जो लगा था 25 मार्च 2014 से 14 अप्रैल 2020 तक। उसके बाद लॉकडाउन 2.0 जो लगा था 15 अप्रैल से 30 मई तक, सिर्फ 19 दिन का। पहला 21 दिन का, दूसरा 19 दिन का। उसके बाद लॉकडाउन तीसरा जिसे 3.0 बोला गया था, जो 4 मई से 17 मई को 14 दिन का लगा था। उसके बाद लॉकडाउन 4.0 यानी चौथा लॉकडाउन लगा था 18 मई से 31 मई तक, 14 दिन का। उसके बाद वैसे तो बोला जाए लॉकडाउन 5 था, लेकिन उसको लॉकडाउन 5 नहीं बोल सकते क्योंकि 1 जून से अनलॉक इंडिया प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। यानी पूरा का पूरा जो हमने लॉक कर रखा था इंडिया को, उसको 3 फेज़ में अनलॉक किया जाएगा। यानी पहला जो फेज़ था अनलॉक 1, जिसे 1 जून से 30 जून तक का समय रखा गया था। इसमें धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को खोला जाएगा, जैसे रेल है, यातायात है, इन सभी संसाधनों को। और जो अनलॉक 1 है यानी लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 है, इसकी जितनी भी जो पावर्स है वो मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में सबसे ज़्यादा दी गई है, ताकि स्टेट अपने बेस पे डिसीजन लेकर और अपने बेस पे ये देख सके भी कहाँ पे केस ज़्यादा है, कहाँ पे केस कम है। उस हिसाब से ये क्या कर सके, उसको खोल सके। और यानी कोई भी स्टेट है तो वो लॉकडाउन को खोल सके और नहीं खोल सके। तो आगे देखते हैं लॉकडाउन 5, उसके कुछ खास पॉइंट्स क्या थे। इन सभी में यानी अनलॉक 1 था, लॉकडाउन 5 की जो लॉकडाउन 5 था उसको अनलॉक 1 कहा गया था। यानी सभी हम लगातार कुछ दिनों से, जैसे पहले 21 दिन का, फिर 19 दिन का, फिर 14 दिन का, तो उस वजह से हम लोग थे। तो उसी लोग को खोलने के लिए सरकार ने क्या था, कंटोनमेंट जोन थे। पहले क्या था, कंटोनमेंट जोन की जो समयावधि थी वो कम थी। यानी कंटोनमेंट जोन क्या होता है, कंटेनमेंट जोन वो होता है जहाँ पे कोई भी कोरोना पेशेंट पाया जाता है। तो अभी क्या है, वो 1 महीने के लिए बढ़ा दिए, यानी 28 डे से 30 डे तक क्या है वो बंद रहेगा। यानी वो एरिया बंद रहेगा और सरकार के नियंत्रण में रहेगा, यानी पुलिस प्रशासन उसको निगरानी में रखेंगे। तो लॉकडाउन बढ़ाए जाने के, यानी लॉकडाउन 5.0 में क्या किया था, अनलॉक करने की घोषणा की गई थी। यानी लॉकडाउन को रीओपन किया गया था, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे। चलिए देखते हैं गाइडलाइंस कुछ। तो वो गाइडलाइंस क्या जारी किए थे, कुछ गाइडलाइंस जो जारी की गई थी, उन गाइडलाइंस में पहली है, यानी जो लॉकडाउन 4.0 के बाद आया था वो कोई भी 5.0 लॉकडाउन नहीं है, यानी वो लॉकडाउन नहीं था। इसमें क्या किया गया था, 3 फेज़ में जो पूरा वर्ल्ड अपनी कंट्री, अपना देश है, उसको क्या था, 3 लॉक में अनलॉक करने का प्रोसेस शुरू किया गया था। तो केंद्र सरकार ने सबसे पहले अनलॉक 1 की जो गाइडलाइंस है वो जारी की है। उसमें क्या आ गया है, जितने भी जो संक्रमित एरियाज़ है जहाँ पे जो इन्फेक्शन है फैला है, उसको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से खोलेंगे। और जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस है वो एरिया लॉकडाउन रहेंगे। और लॉकडाउन का जो टाइमिंग रहेगा वो 9 से 5 बजे के बीच कर्फ्यू रहेगा। और उसके बाद यानी 6, 7, 8 बजे तक कुछ डील मिलेगी ताकि लोग अपने ज़रूरी के काम निपटा सकें। और अब की बार जो पावर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दी गई है, ताकि वो अपने बेस पर डिसीजन ले सके। और ऐसा बोला जा रहा है भी 8 जून से अनलॉक 1 का पहला प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें क्या है, जितने भी धार्मिक स्थल, हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, उनको, रेस्टोरेंट, होटल, मॉल की जो सेवाएं हैं वो खोल दी जाएगी। और अनलॉक 1 का ये पहला चरण है, जिसमें क्या है, सभी धार्मिक स्थल और मॉल, रेस्टोरेंट, गुरुद्वारे ये खोले जाएंगे। अनलॉक 1 के दूसरे चरण में क्या है, स्कूल और कॉलेज खुल सकते हैं, लेकिन ये फैसला स्टेट गवर्नमेंट का है। यदि स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है भी स्थिति कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल में है, तो वो क्या कर सकती है, जो स्कूल और कॉलेज है उनको रीओपन कर सकती है। और अदरवाइज़ स्कूल और जो कॉलेज है वो जून टिल जुलाई तक क्लोज रहेंगे।
तो उसके बाद आगे देख, जैसे ही लॉकडाउन लगा इंडिया में, यानी 25 मार्च को देश का पहला लॉकडाउन लगा था, उससे लेके 5.0 तक क्या हालात रहे हैं उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। तो जब पहला लॉकडाउन घोषित हुआ था तो पूरे देश में यानी 130 करोड़ की पॉपुलेशन पे एवरेज हमें सिर्फ 18 जो केसेस यानी 10 से 12 केसेस मिलते थे, और 18 ही करीबन यानी तब से लेके अब तक 18 एवरेज मौत हुई है। लेकिन लॉकडाउन फर्स्ट में 18 लोग मर रहे थे, लेकिन अभी जैसे ही लॉकडाउन 2 स्टार्ट हुआ ये रेशियो पहुंचकर 56 हो गया। यानी लॉकडाउन 2 में 56 जो पीपल्स है यानी उनकी एवरेज डेथ हो रही है पेशेंट की। लॉकडाउन 3 में ये आंकड़ा 106 तक पहुंच गया था, और लेकिन इसी दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहना था, अभी ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है ये धीरे धीरे डाउन जाएगा। तो उसके बाद जैसे देखते हैं भी लॉकडाउन और आगे इसमें सुधार होने की संभावना ये हम देख भी रहे हैं। लॉकडाउन 1.0 में लगभग हर रोज़ 520 नए मामले सामने आ रहे थे, यानी 10 से स्टार्ट करके 2 में 1647 केस सामने आए थे डेली के एवरेज, और 3 में 3501 केसेस आए थे। वहीं लॉकडाउन 4 की बात करें तो 6000 से 7000 केस पर डे क्या थे सामने यानी आइडेंटिफाई हो रहे थे। और इस हिसाब से आज हम देखें तो जो अभी अनलॉक का प्रोसेस हुआ है उसमें केसेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे अच्छी बात एक है कि जितनी केसेस हमारे इंडिया में एक्टिव है उससे ज़्यादा हमने क्या है उनको क्वारंटाइन प्रोसेस में रख के उनको ठीक किया है। और सबसे ज़्यादा जो रिकवर हुए पेशेंट वो यानी लॉकडाउन 1 से 4 में जितने ज़्यादा पेशेंट इन्फेक्टेड हुए थे उससे ज़्यादा ठीक भी हुए हैं। तो उसके बाद आगे देखते हैं हम कुछ और। उसके बाद बात करते हैं कोरोना के अंदर यानी कोविड-19 में हरियाणा की जो आज यानी मैं करंट का डाटा भी बता दूंगा 4 जून को इवनिंग तक का, क्योंकि हर रोज़ शाम को 5 बजे यानी 6 बजे डाटा अपलोड होता है नेशनल हेल्थ रूरल मिशन NHRM की वेबसाइट पे। तो हर रोज़ शाम को होता है, तो आज शाम को अपलोड नहीं हुआ है, आज 5 जून है, तो मैं 4 जून की इवनिंग तक का डाटा आपको बता दूंगा हरियाणा का। सबसे पहला केस था हरियाणा में, वो डिटेक्ट हुआ था 4 मार्च को 2020 को, और अभी तक जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, इन्होंने क्या किया है टोटल 2652 कन्फर्म्ड केस हरियाणा के अंदर बताए हैं। इन टोटल 2652 में ये तो 3 जून तक का डाटा था, आगे हम 4 जून के डाटा की बात करेंगे। इस 3 जून के डाटा में यानी 2652 में 23 डेथ है और 1069 रिकवरी रेट है, यानी हमारा 50% के करीबन रिकवरी रेट है। तो उसके बाद हम देखते हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से, जैसे कोविड जो पैंडेमिक है इस मैप में हम अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी इनको देख सकते हैं। जैसे ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, इसमें क्या है सबसे ज़्यादा जो लॉकडाउन सबसे ज़्यादा जो केस हैं वो दिख रहे हैं। तो देखते हैं, जैसे 100+ एक्टिव केस है, तो ये वाला जो एरिया है ये एरिया फरीदाबाद का और गुड़गांव का जो एरिया है, इस फरीदाबाद और गुड़गांव का एरिया जो NCR के बिल्कुल टच होता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। बाकी सभी एरियाज़ हैं जिनमें कुछ ना कुछ एक्टिव केस हैं अभी भी। तो हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट में कितने केस पेंडिंग है और कितने एक्टिव है, कितने नॉन एक्टिव है। उसके बाद चलिए देखते हैं हम पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, यानी किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने केस हैं उस हिसाब से हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में अब तक के यानी सबसे ज़्यादा जो टोटल केस है वो कल रजिस्टर्ड हुए हैं। टोटल जो अभी मैं डाटा ये शो कर रहा हूँ ये 4 जून का जो डाटा है वो 4 जून को इवनिंग तक का डाटा है, तो मैं इवनिंग तक का ये डाटा आपके सामने शो कर रहा हूँ। इस डाटा के अकॉर्डिंग गुरुग्राम में कल यानी 4 जून को सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर्ड केस हुए थे 215 रजिस्टर्ड केस हुए थे, और इसी के साथ टोटल जो पॉजिटिव संख्या है वो 1410 पहुंच गई है गुरुग्राम में। और जितने लोग डिस्चार्ज हुए हैं, डिस्चार्ज 1410 यानी उसमें से 300 ही यानी 292 एवरेज डिस्चार्ज हुए हैं और डेथ हुई है 4। उसके बाद फरीदाबाद सबसे ज़्यादा कल जो एक्टिव केस रजिस्टर्ड हुए थे वो 35 थे, और उसमें से 522 टोटल जो पॉजिटिव केसों की संख्या हो गई है, और 168 डिस्चार्ज भी हो चुके हैं।
और टोटल जो केस है यानी एक्टिव केस इन 10 दिनों के अंदर वो क्या थे, 344 एक्टिव केस थे। सोनीपत में कल नया केस एक भी नहीं हुआ है, और सिर्फ हम बात करें तो एक्टिव केस 105 है। नूहू में 4 केस डिटेक्ट हुए थे, और अम्बाला में 1, पलवल में 7 केस हुए थे कल, और टोटल है 86। पानीपत में 1 था, कल 1 रजिस्टर्ड हुआ था, पंचकूला में 1 भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन एक्टिव केस है 27। जींद में 1 ही है एक्टिव केस, और सबसे 1 रजिस्टर्ड हुआ था, और अब तक एक्टिव केस 37 है। और यानी अब तक की हम बात करें तो कुछ देख लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव केस किस जगह है और सबसे कम एक्टिव केस कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव केस की बात करें तो गुड़गांव में है, सेकंड टॉप पोजीशन पे सबसे ज़्यादा एक्टिव केसों में फरीदाबाद है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा एक्टिव केसों में सोनीपत 3rd पोजीशन पे है। और बात करें हम सबसे कम एक्टिव केस किस में है, तो सबसे कम एक्टिव केस की बात करें तो यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर अभी तक सबसे लास्ट में है, जिसमें सबसे कम एक्टिव केस हैं, और जो एक्टिव केस हैं वो 9 है। और अभी तक कोरोना से ना तो इसमें कोई डेथ हुई है, और ना ही अभी तक इनकी जो रिकवरी रेट है, यानी अब तक है जो 9 पेशेंट थे। यानी बात करें यमुनानगर में, तो यमुनानगर में करंट में कोई भी एक एक्टिव पेशेंट नहीं है। जितने भी थे उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है, और वो सक्सेसफुली रिकवर कर चुके हैं। उसके बाद कुछ हरियाणा के अंदर कुछ इटालियन और यूएसए नागरिक भी है जो फॉरेन से रिटर्न हुए थे। तो उनमें से 14 ये थे इटालियन थे, और 21 फॉरेन से रिटर्न हुए, यूएसए से रिटर्न हुए थे। उनमें से इटालियन 14 के 14 थे, उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है, लेकिन जो फॉरेनर थे उनको में से 2 को ही डिस्चार्ज किया जा चुका है। बाकी अभी तक एक्टिव केस है। तो हम बात करें हरियाणा के अंदर टोटल जितने केस हैं, एक भिवानी की ओर बात कर लेते हैं। भिवानी में टोटल कल 12 केस यानी आइडेंटिफाई हुए थे, और अभी तक 57 जो है वो इसका एक डिजिट है। जो एक्टिव केसों की संख्या है 6 रिकवर हो चुके हैं, और डेथ अब तक हरियाणा भिवानी में हुई है 2। टोटल हम ग्रैंड टोटल की बात करें हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर ग्रैंड टोटल है वो, यानी टोटल कल 327 केस हुए थे, और इसके साथ 3281 केसों की यानी कुल जो पॉजिटिव केस है वो 3281 हो गए हैं। और अब तक लगभग 116 मौत हो चुकी है हरियाणा के अंदर, जो एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा भी है। और कुल यानी कितने केस हैं, 3281 केस है। 327 कल डिटेक्ट हुए थे, 1123 पॉजिटिव के जो रिकवर केस है, यानी वो रिकवर है। 2018 पॉजिटिव केस है, और टोटल यानी जो केसेस थे वो सारे यही थे। और इन सभी जो केसेस हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उसकी भी हेल्प ली जा रही है। जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वो क्या है, आरोग्य सेतु ऐप है। ये ऐप क्या है, ये हमारा जो सूचना विज्ञान केंद्र है, नेशनल साइंस सेंटर, इसने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए ये बनाया था। ये ब्लूटूथ और जो हमारी लोकेशन है उसके हिसाब से काम करती है, जिसमें हमें ये बता दिया जाता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के एरिया में कितने लोगों ने सेल्फ असेसमेंट का प्रशिक्षण लिया है, मतलब अपने स्वास्थ्य की जांच की है। और यदि आपके सराउंड में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस आता है तो ये ऐप क्या करती है, हमें उसको बताती है भी आपके इतने किलोमीटर या इतने मीटर के एरिया में कोरोना पॉजिटिव केस है, तो सतर्क रहें। और यदि आपका स्वास्थ्य सही है तो ये भी बताती है भी आप अब तक बिल्कुल सेफ़ हैं, यदि ग्रीन उसमें कलर आता है तो। और ये रिलीज़ कब हुई थी, ये 2 अप्रैल 2020 को रिलीज़ हुई थी, और इसे आप गूगल प्ले पे या ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जावा और कोटलिन है, तो इस लैंग्वेज पे और ये बनाया था सूचना विज्ञान के अंदर भारत सरकार के द्वारा। और आज इसके काफ़ी हेल्प ली जा रही है आइडेंटिफाई करने के लिए भी कोरोना पॉजिटिव केस है या नहीं, ये अलर्ट करती है आपको टाइम टू टाइम। उसके बाद आगे देखते हैं हम कुछ और चीज़ें कोरोना से जुड़ी हुई। 1-2 क्वेश्चंस भी देखते हैं जो मुझे अलग लगे थे। जैसे सबसे पहले कोरोना योद्धाओं के सम्मान में देशवासियों ने ताली थाली और घंटी बजाई थी। प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर जी मोदी, उनके आग्रह पर हमारे देश ने 22 मार्च 2020 को शाम 5 बजे थाली और घंटी का बजाकर जितने भी कोरोना वॉरियर्स है उनका सम्मान किया था। और हमारी भारतीय सेना ने भी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और उनमें भी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने के लिए
भारतीय सेना दिवस 3 मई 2020 को, यानी सेना का जो डे था उस दिन सभी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल पे भारतीय सेना ने यानी इंडियन आर्मी ने क्या की थी, पुष्प वर्षा की थी उन सभी कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए। और थाली तो हमने 22 मार्च 2020 को बजाई थी, और उसी के लिए दूसरा आग्रह भी प्रधानमंत्री जी ने किया था, जिसमें हमें सिर्फ एक दिया जलाना था। वो किया था 5 अप्रैल 2020 को रात को 9 बजे हमें एक दिया जलाना था, जिसका भी हम सभी ने बहुत अच्छे से पालन किया था। उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप, जो आरोग्य सेतु ऐप है उसका टोल फ्री नंबर क्या है, तो 1921, ये क्या है, आरोग्य सेतु ऐप का टोल फ्री नंबर है। और कोविड-19 का जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है, जिसपे हमें हर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो क्या है, 1075 कोविड-19 से जुड़ा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस। ये जो इंस्ट्रक्शन है मैंने भिवानी जो हरियाणा भिवानी बोर्ड है उसके पेज से डाउनलोड किया है, तो हो सकता है बाई चांस इसमें से भी कुछ पूछा जा सके, तो मैं बता देता हूँ। कोविड-19 के जो सिम्टम्स है, कॉमन सिम्टम्स है, फीवर बुखार हो सकता है, ड्राइनेस थकावट आ सकती है या सूखी खांसी आ सकती है। लेकिन कुछ जो पेशेंट है उनको हैचेस, खुजली सी, पैन दर्द, नसल कॉन्ट्रैक्शन यानी नाक बहना जैसा, जो गला है उसमें दिक्कत या डायरिया जैसे इनके सिम्टम्स भी देखे गए हैं। और ये सिम्टम्स है 2 से 14 दिन के बीच में दिखाई देते हैं। ये नहीं है आज कोरोना हुआ है तो तुरंत सिम्टम पता लग जाएंगे, इसमें सिम्टम में टाइम लगता है, 2 से 14 दिन का टाइम जिसमें ये आइडेंटिफाई होते हैं। तो इस दौरान यदि किसी को लगता है भी ऐसा कुछ सिम्टम मुझे दिख रहे हैं, तो सबसे पहले सेल्फ क्वारंटाइन करें, और उसके बाद जो प्रिकॉशंस हैं या जो डॉक्टर से जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है वो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब मेडिकल ट्रीटमेंट ले। कुछ और इंस्ट्रक्शन थी, वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, यानी एटलीस्ट 20 सेकेंड, यानी कम से कम 20 सेकेंड तक किसी भी अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से या वॉश से, यानी सोप और वाटर से क्या करना चाहिए, 20 सेकेंड तक हैंड को वॉश करना चाहिए। ये नहीं है अभी बिल्कुल 5 सेकेंड में आपने हैंड वॉश कर लिए, तो उससे जो कोरोना वायरस का जो एक इफेक्ट है वो जल्दी से जाता नहीं है। तो इसलिए क्या है, लगभग 20 सेकेंड तक क्या करें, अपने आप को अपने हैंड को वॉश करते रहें। उसके बाद सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें, कितना, लगभग 1 मीटर का डिस्टेंस रखें, किसी के बीच में भी 1 मीटर यानी लगभग 3 फीट का जो डिस्टेंस है वो रखें, खांसते और छींकते वक्त भी। और यदि इससे डिस्टेंस कम होता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद अवॉइड टचिंग फेस, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेस को टच ना करें। जब भी खांसी या छींक आ रही है तो अपने हाथ की बजाय अपने कोहनी का प्रयोग करें, क्योंकि हैंड को हम क्या करते हैं, बार बार टच करते हैं, और हैंड ही क्या है, यानी जो हाथ है वो सबसे ज़्यादा फैलने का कारण बनते हैं, तो वायरस को फैलाने का कारण बनते हैं। इसलिए हम अपना बॉडी पार्ट है एसेंशियल, तो साइड में तो नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब भी खांसें या छींकें तो मुंह पे हाथ रखने की बजाय क्या करें, वहाँ पे मुंह पे हाथ रखने के बजाय अपनी कोहनी का प्रयोग करें, तो जिससे क्या है हम वायरस को फैलने से बचा सकते हैं। और प्रैक्टिस रिस्पेक्टरी हाइजीन, अपने जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य शरीर का या सांस से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उनको सभी को भी सही सुचारू रूप से यानी उनका ट्रीटमेंट करवाते रहें, किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। तो इसके लिए मेंटेन गुड रिस्पेक्टरी हाइजीन्स, कवरिंग माउथ और नोज विद बेंट एल्बो या टिश्यूज व्हेन कफ और स्नीज, मतलब जब भी खांसे या छींके तो अपनी कोहनी को मोड़कर या किसी भी कपड़े से या मास्क से क्या है अपने नाक और मुंह को ढक के रखें। और जितना ज़्यादा आप सेफ्टी अपनाओगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें सिर्फ एक गाइडलाइंस दी है, उस गाइडलाइंस का वो हमें फोर्स करके पालन नहीं करवा सकते। हमें स्वस्थ रहना है, खुद सेफ रहेंगे तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। जैसे जान है तो जहान है, तो इसलिए खुद को स्वस्थ रखें, यानी आप भला तो जग भला, यानी हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों को भी सेफ रख सकेंगे। और यदि हम खुद स्वस्थ नहीं है, सेफ नहीं है, तो हम दूसरों को भी सेफ नहीं रख सकते। तो इसी के साथ इस लेक्चर का अंतर्गत आज ये लास्ट पॉइंट है। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।